2006 दिसंबर की ये सर्द तरीन रात थी जब 5 डाकू हमारे घर में दाखिल हुए। मेरी माँ अपने आप को भूल गई और इन्हें हमारी फिक्र पड़ गई। माँ ने जल्दी से मुझे और मेरी बहन को लकड़ी के एक संदूक में बंद किया जिसमें छोटे छोटे सुराख भी थे, क्योंकि इससे पहले भी हमारे गांव में ऐसे वाक़यात हुए थे कि डाकू बच्चों को अगवा करके ले गए थे। कई साल गुजर जाने के बावजूद बच्चे वापस अपने वालिदैन को ना मिल पाए, लिहाजा माँ हमें किसी सूरत खोना नहीं चाहती थी। मेरी बहन चूँकि मुझसे छोटी थी, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। मैं उसे तसल्लियाँ दे रहा था, जबकि सुराग में से मैंने देखा कि 5 डाकू हमारे कमरे में दाखिल हुए, मेरी माँ से तमाम जेवरात छीने। फिर डाकुओं के लीडर ने मेरी माँ के साथ ज्यादती की। उस जालिम शख्स ने मेरी माँ को दागदार किया, फिर कत्ल करके घर से भाग गया। मैं जल्दी से संदूक से बाहर आया, चीख चीख कर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। उस दरिंदे की शक्ल मेरे दिमाग में नक्श हो चुकी थी। चाहे मैं आंखें बंद करता या खोलता, मुझे हर वक्त उसकी शक्ल नज़र आती थी। 15 साल के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो शगुफ्ता नामी लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई, मगर उसके बाप ने ये कहते हुए रिश्ते से इनकार कर दिया कि पहले कोई ढंग का रोज़गार हासिल कर ले। फिर मैंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया, फिर कस्टम ऑफिसर बन गया। तो शगुफ्ता के बाप ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। शगुफ्ता के बाप पर जब मेरी पहली नज़र पड़ी तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि ये हमारे गांव की बदकिस्मती थी कि पिछले कई दहाइयों से यहाँ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से सब गांव वाले काफ़ी खौफजदा थे। लोग गांव वालों के लिए अपना ये इलाका छोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। हत्ता कि इनके बाप दादा ने भी अपना बचपन इधर ही गुजारा था। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्हें अपना इलाका छोड़ने के बारे में सोचना पड़ता। इलाके में खौफो खरास की सबसे बड़ी वजह वो लुटेरे थे, जिनको पुलिस का या किसी का खौफ नहीं था। पिछले 1 साल से हमारे गांव से 12 लोग अगवा हुए थे, जिनमें से कुछ बच्चे भी शामिल थे। 12 में से सिर्फ 3 लोग वापस आ सके, क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने भारी तावान देकर अपनी जान बचाई थी, जबकि बाकी गरीब लोग थे। इनके पास किसी किस्म का पैसा दौलत नहीं थी जिनको देकर वो अपनी जान बचाते। जब पुलिस वालों के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर गांव वाले जाते तो वो यही कहते कि हम इन्हें बाजियाब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा झूठ था जिसके बिल्कुल पैर नहीं थे। तो हम गांव वाले जानते थे कि पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए थे। हमारे गांव का माहौल ही कुछ ऐसा था कि गांव के मर्द अपने घरों की छतों पर सोते थे, बुजुर्ग, बच्चे और ख़वातीन कमरों में रहते। मर्द हजरात बारी बारी नींद करते, जबकि घर के एक न एक फर्द को रात भर जागना पड़ता था। जब तक अब्बा जान जिंदा थे तो हमें किसी किस्म की फ़िक्र नहीं थी, मगर अब्बा जान के गुजर जाने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ गई। माँ को खुद से भी ज़्यादा मेरी और मेरी बहन की फ़िक्र थी। 2006 की ये दिसंबर की सर्द तरीन रात थी जब कुछ लुटेरे हमारे घर की दीवार फांग कर सेन में दाखिल हुए थे। इनके कदमों की चांप सुनकर माँ नींद से बेदार हो चुकी थी, और इसके बाद माँ ने जल्दी से मुझे और मेरी बहन को जगाया। पहले तो हम यही समझ रहे थे कि जैसे कोई ज़िलज़ला आ चुका है और माँ हमें कमरे से बाहर जाने का कह रही है हों, मगर माँ और मुझे और मेरी बहन को बाजू से पकड़कर लकड़ी के संदूक के पास ले गई। उस संदूक के अंदर बंद कर दिया और इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। इसके बाद माँ ने कमरा अंदर से बंद किया और दरवाजे के सामने कुछ भारी चीज़ें रखने लगी ताकि वो कमरे के अंदर आने में नाकाम हो जाएं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि वो हमारे घर ही आए थे। ज़रूर किसी न किसी के ज़रिए इन्हें इस बात का पता चल चुका था कि इस घर में कोई मर्द मौजूद नहीं, लिहाजा मुज़ाहमत बहुत कम होगी। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मेरी बहादुर माँ हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कमरे के अंदर मौजूद थी। हालांकि उस वक़्त मैं बहुत छोटा था, मैं 6 या 7 साल बरस का था, मगर फिर भी माँ से मोहब्बत का ये आलम था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी जाकर माँ के साथ खड़ा हो जाऊं। संदूक के अंदर मेरी बहन
खौफ से कांप रही थी। एक तरफ मैं संदूक के अंदर मौजूद सुराख से माँ की तरफ देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ मैं अपनी बहन को दिलासा दे रहा था। अक्सर बच्चों का बचपन खुशियों से खेलों से भरपूर होता है। बचपन एक ऐसा ज़माना होता है कि हर बूढ़े और जवान की यही ख्वाहिश होती है कि इनका बचपन का ज़माना इन्हें वापस लौटा दिया जाए। काश इनको बचपन दोबारा नसीब हो सके। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उलट था। हमारे गांव के बच्चे अपने बचपन से तो नफरत करते थे। इनकी यही ख्वाहिश थी कि जल्दी से वो बड़े हो जाएं ताकि अपने और अपने ख़ानदान वालों की मदद कर सकें, इन डाकुओं से इन्हें बचा सकें, इनका बाजू बन सकें। डाकू दरवाजे पर कोई भारी चीज़ से ज़रब लगा रहे थे और फिर दरवाज़ा टूट गया। वो अंदर आए तो माँ ने डाकू पर कुल्हाड़ी का वार इतनी कुव्वत से किया कि वहीं हलाक हो गया, जबकि बाकी 4 डाकुओं ने मेरी माँ को दबोच लिया। इसके हाथ से कुल्हाड़ी ले ली और फिर इसको चारपाई के साथ बांध दिया। वो पूरे कमरे की तलाशी ले रहे थे। तलाशी लेने के बाद इनको कमरे में से माँ के वो जेवरात मिले जो अब्बा ने शादी के मौका पर दिए थे। ये काफ़ी कीमती और पुराने जेवरात थे। जेवरात को एक कपड़े में लपेटकर डाकुओं का एक लीडर मेरी माँ के पास आया और फिर मेरी माँ के साथ वो किया जिनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी माँ को दागदार किया, जबकि ये मंज़र मैं देख ना पाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बहन को संभालने लगा। माँ की तरफ से हमें सख्त हदायत दी गई थी कि किसी सूरत भी शोर नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। लिहाजा मैंने अपने और अपनी बहन के मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि सामने का मंजर कुछ ऐसा था कि हमारा ज़ोर ज़ोर से चीखने के लिए दिल कर रहा था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, जबकि मैं कमज़ोर और बेबस था, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद उस जालिम शख्स ने मेरी माँ का गला दबाया और उसे जान से मार कर वहाँ से भाग निकले। मैंने अपनी बहन और ख़ुद को संदूक से बाहर निकाला, माँ की तरफ भागा, रोता हुआ माँ को देखने लगा। मेरी मोहसन माँ अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे सर पर से आसमान मौजूद नहीं। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया, चीख चीख कर पूरे इलाके को जमा किया। गांव के लोग हमारे घर में जमा होने लगे। माँ को इस हालत में देखकर जहाँ तमाम लोग दुखी थे, वहाँ पर मेरी बहन की हालत गैर हो रही थी। वो गश खाकर नीचे गिर पड़ी। इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। उस जालिम शख्स का चेहरा मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका था। मैं उस शख्स को बुला कैसे भूल सकता था जिसकी वजह से मेरी माँ की जान गई। हमारे गांव की मस्जिद के कारी साहब थे, जो मस्जिद के इमाम भी थे। हमारा कोई रिश्तेदार अजीज़ वगैरह नहीं था। कारी साहब ने मुझे और मेरी बहन को कुरान मजीद की तालीम दी थी। मैं और मेरी बहन चूँकि लावारिस थे, लिहाजा कारी साहब ने तमाम गाँव वालों के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं दोनों बच्चों को गोद लेना चाहता हूँ, इनको पालना चाहता हूँ। खुदा की रज़ा की खातर गांव वालों ने इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर की। इस वाक़े के बाद मैं बिल्कुल बदल चुका था। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म हो चुकी थी, जबकि मेरी बहन सफ़िया भी काफ़ी सहमी सहमी सी रहने लगी। कारी साहब वो शफीक इंसान थे। जब वो परेशान मुझे देखते तो यही कहते कि बेटा, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मुजरिम ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ा जाएगा। वो मुझसे भी यही कहता था कि हम ये इलाका छोड़कर शहर चले जाएंगे, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। वहाँ शहर में हमें किसी किस्म की कोई खौफ महसूस नहीं होगा। ऐसी बातें करके वो मुझे और मेरी बहन को तसल्ली देने की कोशिश करते थे। कारी की बीवी भी शफीक औरत थी, जिसने हमें माँ बनकर पाला। हम दोनों बहन भाइयों को इसने बहुत मोहब्बत दी। कारी साहब की यही ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि शहर की किसी मस्जिद में इसे इमामत मिल जाए, और वो काफ़ी अरसा से ये कोशिश भी कर रहे थे। आखिरकार कारी साहब को शहर की एक जामिया मस्जिद की इमामत मिल गई और हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को खैरबाद कह दिया। वो वक़्त मुझे अभी तक याद है जिस दिन हम गांव से जा रहे थे, अपने साथ तलख यादें लेकर जा रहे थे। मैंने एक बार इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, इस घर में जहाँ मेरा माँ बाप दोनों रहते थे। मैं अपने घरों की दीवारों को हाथ लगाकर छू रहा था। वो चारपाइयाँ जहाँ हम सोते थे,
इनको देख रहा था। कुछ टूटे हुए खिलौने भी पड़े थे जो अब्बा मेरे और सफ़िया के लिए लाए थे। कारी साहब मुझे रोता देखकर कह रहे थे कि जल्दी करो यहाँ से चलने की। मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैं अपने घर को खूब देख रहा था। रो रो कर उस चूल्हे की तरफ देखने लगा जो मिट्टी का था, जहाँ मेरी माँ रोटियाँ पकाती थी। मगर फिर जब मैं अपने कमरे में गया और उस जगह पर नज़र पड़ी जहाँ मेरी माँ को मारा गया था, तो मैं आंखें बंद करके घर से भाग गया। बहुत सी यादें लेकर अपने गांव से जा रहा था। कारी साहब हमें शहर लेकर रवाना हुए, जहाँ इसने एक किराए का मकान लिया जो मस्जिद के बिल्कुल करीब था। कारी साहब ने जब पहले महीने मकान का किराया दिया, तब मोहल्ले वालों ने कारी साहब से यही कहा कि आप मकान का किराया नहीं देंगे, बल्कि हम सब मिलकर आपके मकान का किराया देंगे। कारी साहब बहुत खुश हुए क्योंकि इसकी उम्मीद से ज़्यादा मोहल्ले वाले लोग अच्छे साबित हुए। जो मिलकर रहते थे इनमें काफ़ी इत्तेफाक था, एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रह रहे थे। मुश्किल वक़्त में एक दूसरे की मदद भी करते थे। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब एक बार इस मोहल्ले के गरीब शख्स का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया और वो बेचारा बिल अदा नहीं कर सकता था क्योंकि काफ़ी गरीब था। वसाइल की कमी थी, मजदूरी से इतने पैसे जमा ना हो पाए कि वो बिल अदा करे। इसके बिजली का मीटर काटने के लिए जब इंतज़ामिया के लोग आए, तब मोहल्ले वालों ने मिलकर इसका बिल अदा किया और परेशानी की इस घड़ी में इसने इसका साथ दिया। ये वो माहौल था जो मैं चाहता था। कारी साहब ने एक स्कूल में हमें एडमिशन दिलाया। यूँ मैं अपने तलख माजी को बुलाकर नई सफ़र का आगाज़ करने लगा था। मेरी माँ के साथ जो हादसा पेश आया था, शायद ज़िंदगी भर मैं नहीं भुला सकता था और भुलाना भी नहीं चाहता था। उस आदमी का चेहरा मेरी आंखों में नक्श था और इसकी तस्वीर को अक्सर मैं कागज़ पर बनाने की कोशिश करता। अक्सर औकात कारी साहब मुझसे पूछते थे कि बेटा ये किसका स्केच बनाने की कोशिश करते हो, तो मैं कारी साहब को कुछ नहीं बताता था। बस यही कहता था कि मुझे स्केच बनाने की आदत है और शौक़ भी है। वक़्त गुज़रता रहा। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। एक नया माहौल था और एक नए वलवले के साथ मैंने उधर पढ़ने लगा। पढ़ाई के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था कि कारी साहब पर ज़्यादा बोझ ना बनूं। अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लेता था। उसी दायरे में शगुफ्ता को पहली बार मैंने देखा। हकीकत तो ये थी कि पहली बार मैंने उसे एक बस में देखा था। ये एक मुसाफिर बस थी जिसमें सवार होकर वो घर जा रही थी, जबकि मैं उसी बस में पीछे बैठा था। एक उबाश नौजवान न जाने कब से उसका पीछा कर रहा था, बार बार उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। वो शगुफ्ता की अगली सीट पर बैठा था और अपना मोबाइल बार बार शगुफ्ता के सामने लाता। वो इसलिए कर रहा था कि शगुफ्ता किसी तरह इसका नंबर नोट कर ले और इसके साथ दोस्ती कर ले। ये सामने का मंजर मेरे लिए काफ़ी अजीब था। दिल तो यही कर रहा था कि उठकर इस नौजवान की पिटाई शुरू कर दूं, लेकिन फिर ये देखना चाह रहा था कि आखिर उस लड़की का रिएक्शन क्या होगा। क्या ये इसका नंबर नोट करती है या फिर नहीं, इस कारी रिएक्शन का क्या होगा, ये देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करने लगा। मैं चुपचाप सारा मामला देख रहा था। वो बार बार इंगराई लेने के बहाने अपना मोबाइल पीछे करता और मोबाइल पर इसे नंबर दिखाने की कोशिश करता, मगर इन तमाम हरकतों के बावजूद शगुफ्ता ने इसका नंबर नोट ना किया। बल्कि शगुफ्ता ने तो एक ऐसा काम किया जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। चलती बस में इसने नौजवान के हाथ से जल्दी से वो मोबाइल लिया और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर सोने का बहाना किया। उस नौजवान के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि ये एक महंगा सा मोबाइल था। वो अपनी सीट पर खड़ा हुआ गौर से शगुफ्ता की तरफ देखने लगा, जबकि वो सो रही थी। फिर वो दूसरे मुसाफिरों से कहने लगा कि ये लड़की जो सो रही है, इसने मेरा मोबाइल चुराया है। मुसाफिरों ने कहा, भाई खैरियत तो है, कैसी बातें कर रहे हो, वो बेचारी सो रही है, वो तुम्हारा मोबाइल क्यों चुराएगी। लेकिन वो इसी बात पर जोर दे रहा था कि नहीं, लड़की ने मेरा मोबाइल चुराया है, मैं इसके बैग की तलाशी लेना चाहता हूँ। मुसाफिरों ने और इस नौजवान में बहस होने लगी तो शगुफ्ता आंख मलती हुई अपनी जगह से उठी और कहा कि भाई
आप लोग मेरी वजह से इससे लड़ने की कोशिश ना करें। मैं अपने बैग की तलाशी देना चाहती हूँ ताकि इसकी तसल्ली हो जाए कि मैंने इसका मोबाइल नहीं चुराया। शगुफ्ता ने अपने बैग की तलाशी दी तो इसमें कुछ कागजात थे और इसके अलावा इसका अपना मोबाइल था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। बस में मौजूद मुसाफिरों को इस बात का इल्म नहीं था कि शगुफ्ता ने उस नौजवान का मोबाइल खिड़की से बाहर फेंक दिया था और ये बात सिर्फ मैंने ही नोट की थी। और मैं उस लड़की की जहानत से काफ़ी मुतासर हुआ। इसने बड़ी खामोशी से एक ऐसा काम किया जो उस लड़की के लिए बहुत बड़ा सबक था। उम्मीद है कि ज़िंदगी में कभी सफ़र के दौरान वो किसी लड़की के सामने अपना मोबाइल नहीं लहराएगा। और इस नौजवान का चेहरा देखने वाला था। वो जानता था कि मेरे हाथ से उसी लड़की ने मोबाइल लिया है, लेकिन वो हैरान था कि आखिर मोबाइल गया तो गया कहाँ, क्योंकि बैग के अलावा सारी सीटों का जायज़ा लिया गया लेकिन मोबाइल बस के अंदर मौजूद नहीं था। इसका मुंह खुला हुआ था, बेहद परेशान, हवास भागता था और ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसे सबक मिल चुका था। वो भी इस लड़की की वजह से बस से उतर कर वो अपने घर चली गई। मैं अपने घर आ गया। सारी रात इसके बारे में सोच रहा था। वो पहली नज़र में मुझे पसंद आ चुकी थी, लेकिन मसला ये था कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी भी या नहीं, इसके बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं जानता था। मगर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब मैंने यूनिवर्सिटी में शगुफ्ता को देखा था। उससे बात करना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मेरी क्लास फेलो थी, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन पिछले कई महीनों से कभी हमें बात करने का मौका ना मिला। आखिरकार मेरे दिल की मुराद पूरी हुई और क्लास के टीचर ने हमें एक असाइनमेंट दी। 5-5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया। खुशकिस्मती से मेरा और शगुफ्ता का एक ग्रुप था। मैं इस ग्रुप का लीडर था और बाकी तालिब इल्मों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और यहाँ से ही शगुफ्ता से मुझे बात करने का मौका मिला। बातों ही बातों में मैंने शगुफ्ता से कहा कि उस दिन बस में आपने लड़के के साथ जो किया मैं सब देख रहा था। ये सुनकर वो हैरान हुई, मुझसे पूछने लगी, आपको कैसे मालूम था? मैंने उससे बताया कि मैं पिछली सीट पर बैठा सब मामला बड़े गौर से देख रहा था। सख्त मेहनत के बाद मैंने क्लास में टॉप किया, जबकि शगुफ्ता ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मैं उसे पसंद करने लगा था और इसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। ये पहली लड़की थी जिसको देखकर मुझे खुशी महसूस हुई थी, बल्कि अब तो शगुफ्ता मेरी खुशियों का महवर बन चुकी थी। हमारी बातचीत जारी रहती थी, लेकिन कभी भी मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया। मुझे एक अनजाना सा खौफ था कि वो क्या सोचेगी, कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। ये यूनिवर्सिटी में हमारा आखिरी साल था और अब अगर मैं अपने दिल की बात ना करता तो शायद मैं शगुफ्ता को हमेशा हमेशा के लिए खो सकता था। लिहाजा एक दिन मौका देकर मैंने शगुफ्ता से बात की और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर शगुफ्ता की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो भी मुझे पसंद करती थी। उस बात का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने इससे खुलकर बात की। मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर लाइल्म था कि वो मुझे पसंद करती है। मैंने कारी साहब से बात की तो इसने कहा, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं और मेरी बीवी अपने बेटे की खातिर शगुफ्ता के घर ज़रूर जाएंगे और रिश्ते की बात ज़रूर करेंगे। घर जाने पर शगुफ्ता के बाप ने शादी की ये शर्त रखी कि लड़का रोज़गार वाला होना चाहिए। अगर आपका बेटा रहील एक अच्छी जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाए तो उसकी शादी शगुफ्ता से हो सकती है। ये सुनकर मैंने मज़ीद मेहनत शुरू कर दी। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, अब सिर्फ मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। सख्त मेहनत के बाद मैंने इम्तिहान पास किया और फिर इंटरव्यू में भी कामयाब हुआ, कस्टम ऑफिसर बन गया। इस बार जब कारी साहब अपनी बीवी के साथ मेरे रिश्ते के लिए शगुफ्ता के घर गए तो शगुफ्ता के वालिद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसने गर्मजोशी से कारी साहब और इसकी बीवी का इस्तकबाल किया और इस रिश्ते के लिए रजामंदी ज़ाहिर की, लेकिन वो मुझसे मिलना चाहता था क्योंकि अभी तक इसने मुझे देखा नहीं था। इसने डिनर पर मुझे दावत दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं तैयार होकर शगुफ्ता के घर रवाना हुआ। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, शगुफ्ता के बाप पर मेरी नज़र पड़ी तो बदन में आग लग गई। भला उस शख्स का चेहरा मैं कैसे भूल सकता था
जिसका पिछले 16 साल से मुझे इंतज़ार था। मेरा जिस्म कांपना शुरू हुआ, मेरी हालत गैर होने लगी। वो अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ आने लगा और कहा, बेटा खैरियत तो है ना? मैंने कहा, जी जी मैं अंकल मैं ठीक हूँ, बस ज़रा तबीयत ठीक नहीं। फिर कुछ खाने पीने पिए बगैर मैं वहाँ से रवाना हुआ। लेकिन अब तो मैं शगुफ्ता से शादी करना चाहता था, अपनी माँ का बदला लेने के लिए। जिस तरह इसने मेरी माँ को मुझसे छीना, उसी तरह इसकी बेटी इसे छीनना चाहता था। शगुफ्ता से मेरी शादी हो गई, लेकिन मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उस शख्स को तकलीफ़ हो। फिर मैंने मनसूबा बनाया, इसकी बेटी को अज़ियतनाक मौत देकर मैं अपनी माँ का बदला ले सकता हूँ, क्योंकि वो अपने बेटे से मोहब्बत करता था और इस चीज़ से मैं वाकिफ़ था। मैंने उस शख्स के बारे में पता किया। उस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि माजी में वो एक ख़तरनाक डाकू था। इसके बाद सियासत में आया तो लोग खौफ की वजह से उसे वोट देते थे। इलेक्शन जीतने के बाद इसने बज़ाहिर अपना पेशा छोड़ दिया, मुज़िज़ शहरी बनने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से डाकू ही था। शादी के 6 माह बाद शगुफ्ता को एक झील में घुमाने ले गया। मेरा इरादा था कि पानी में धक्का देकर इसे जान से मार डालूंगा, लेकिन उधर कश्ती में शगुफ्ता की तबीयत खराब होने लगी। मैंने फ़िलहाल इरादा तर्क किया और शगुफ्ता को अस्पताल ले गया। पता चला कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब मैं एक साथ 2 कत्ल नहीं करना चाहता था, लिहाजा अपना इरादा तर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने मुझे चाँद सी बेटी अता की और अपनी बेटी की पैदाइश के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। शगुफ्ता बेचारी का क्या कसूर है? इसके बाप की गुनाहों की सज़ा मैं इसकी बेटी को कैसे दे सकता था? मेरी बेटी मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी और दिल में सोचता था कि अगर मैं शगुफ्ता को मार देता तो इस बेटी से हमेशा के लिए महरूम हो जाता, जो मेरी गोद में खेलती है, मेरी जान का टुकड़ा है। मगर उस शख्स के ज़िंदा सलामत रहने पर मैं अंदर से कुट कुट कर मर रहा था। अगर मैं उसे ना मारता तो खुद मर जाता। लिहाजा मैंने उसके सीने पर 50 गोलियां मार दी। वो गोलियां लगने के बाद मर चुका था, लेकिन मैं उससे मज़ीद गोलियां मार रहा था। इसके बाद अपने आप को कानून के हवाले किया। शगुफ्ता मुझसे नफ़रत करने लगी, लिहाजा उसे बताना ज़रूरी था कि इसके बाप ने किस तरह हमारी दुनिया उजाड़ दी थी, जिस तरह इसने मेरी माँ को जुल्म का निशाना बनाया था। 1 साल तक शगुफ्ता मेरे पास ना आई, जेल में मुझसे मुलाकात ना की, मगर फिर 1 साल के बाद वो अपनी मेरी बच्ची को साथ लेकर मेरे पास आई थी। बहुत रो रही थी, इस बात पर रो रही थी कि इसके बाप ने ऐसा जुल्म क्यों किया। मुझे फांसी की सज़ा हो चुकी थी, मैं अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। फिर शगुफ्ता की माँ ने अपने शोहर का कत्ल माफ़ कर दिया। वो अपने शोहर के करतूतों से भी वाकिफ़ थी, लिहाजा इसने मुझे माफ़ किया। 5 साल के बाद मैं अपने घर आया, जाकर शगुफ्ता अपनी माँ के पास थी। मैं अपनी बच्ची के लिए तड़प रहा था, लेकिन इसने कई माह तक मुझे अपनी बच्ची से मिलने ना दिया। मगर अल्लाह ने इसके दिल को नरम किया और फिर शगुफ्ता मेरे पास वापस लौट कर आ गई। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस आदमी को मारने से मेरी बीवी को तकलीफ़ हुई थी। मगर फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उसे ना मारता तो मैं खुद मर जाता, क्योंकि उसे दोबारा देखने के बाद मेरे सारे ज़ख्म दोबारा ताज़े हो चुके थे।